हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 10। और आज हमारा टॉपिक है न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। पर्यावरण इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कौन कौन से लॉज बनाए गए हैं। अगर स्टूडेंट्स हम 1984 की बात करें तो उस समय इन्वायरमेंट को लेके कोई खास लॉ नियम नहीं बनाए गए थे, ना इतने ज़्यादा लॉज नियम थे। इंडस्ट्रीज़ जो थी वो हवा को, पानी को पलूट करती चली जा रही थी, कोई भी चीज़ नहीं फॉलो करती थी, ना उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस था, ना कोई उनके ऊपर जोर था। लेकिन भोपाल गैस ट्रेजेडी के होने के बाद हाउएवर ब्रॉट एन इशू ऑफ एनवायरनमेंट, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के होने के बाद कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्यों क्या नुकसान पहुंच रहा है, ये इशू सामने आया, ये नज़र में आया। द पॉइजनस गैस लीक्ड फ्रॉम द प्लांट स्प्रेड इन द एयर। तो जो खतरनाक जहरीली गैस इस प्लांट से लीक हो गई थी और हवा में घुल गई थी, affecting not only the people working but also the lack of other living in the city। तो सिर्फ प्लांट के आसपास रहने वाले लोगों को ही नुकसान नहीं पहुंचा था, बल्कि लाखों लोगों को नुकसान पहुंचा था जो कि उस भोपाल सिटी में रहते थे। लोगों को अब ज़रूरत लगने लगी थी कि इन्वायरमेंट को लेकर भारत में कुछ लॉज होने चाहिए। अब वो लॉज कौन से हैं? द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये लॉ, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बनाया गया था ताकि इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को बचाया जा सके और बेहतर बनाया जा सके। इन्वायरमेंट एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार के पास ये पूरी पावर है कि जो भी नेसेसरी काम उसको लगेगा, जो भी उनको नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, वो कदम उठाएंगे। बाय सेटिंग दी स्टैंडर्ड फॉर इमिशन, वो कुछ स्टैंडर्ड्स बनाएंगी, कुछ नियम बनाएगी। किस चीज़ के लिए? कि धुआं, इमिशन मतलब जो धुआं निकल रहा है, एंड डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूशन इन द एटमॉस्फियर, और जो पोल्यूशन जो कि हवा में घुल रहा है उसको कैसे, मतलब डिस्चार्ज करना है, कैसे निकालना है। बाय एनी पर्सन कैरिंग ऑन एन इंडस्ट्री और एक्टिविटी, किसी भी इंसान के द्वारा, चाहे वो कोई इंडस्ट्री चला रहा हो, चाहे अकेले काम कर रहा हो। रेगुलेटिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, साथ ही साथ सरकार ये भी देखे कि इंडस्ट्रीज कहाँ लगाई जा रही हैं, किस लोकेशन पे लगाई जा रही हैं। मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट, साथ ही साथ जो बहुत ही खतरनाक वेस्ट है, जो कचरा है, खतरनाक है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। पब्लिक की हेल्थ का प्रोटेक्शन करना, लोगों की भलाई करना। टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके के इशू को, जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, उससे रिलेटेड एक्ट बनाती रहती है और लोगों को गाइडलाइन देती रहती है रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट एक्ट। अगर इन केस कोई भी पर्सन आपका इन्वायरमेंट एक्ट के रूल्स को फॉलो नहीं करता है या उसको वायलेट करता है, उसको तोड़ता है, द वायलेटर, जो तोड़ेगा उसको वायलेटर कहते हैं। जो नियम अगर तोड़ रहा है तो उसको फिर पनिशमेंट दी जाएगी कि या तो उसको 5 साल की सज़ा होगी या उसको 1 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है, या दोनों हो सकता है कि उनको दोनों लगा दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक, हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट रेगुलेशन। वेस्ट मतलब जो कचरा है जो फैक्ट्री से निकल रहा है। हजार्डियस मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका खतरे वाला, जो खतरा जिसमें होता है। कोई एक ऐसा वेस्ट, ठीक, जो कि आपका काफ़ी जहरीला हो सकता है, या फिर आपका फटने का डर हो सकता है, या फिर वो आपका उससे आग लग सकती है। तो कोई भी इस तरीके का वेस्ट, ठीक है। हजार्डियस वेस्ट मीन एनी वेस्ट which by reason of any of its physical, chemical, reactive, toxic, flammable, explosive or corrosive characteristic causes danger। तो हजार्डियस वेस्ट का मतलब है कोई एक ऐसा वेस्ट, एक ऐसा कचरा जो कि किसी भी रीज़न की वजह से, चाहे उसका फिजिकल हो, केमिकल हो, रिएक्ट करता हो, टॉक्सिक हो, काफ़ी फ्लेमेबल, मतलब टॉक्सिक है, जहरीला है, एक्सप्लोसिव है, फट सकता है, फ्लेमेबल है, या फिर उससे आग लग सकती है। अगर किसी भी कारण से डेंजर, खतरा हो रहा है, या फिर लोगों की हेल्थ को खतरा हो रहा है, या फिर एनवायरनमेंट को खतरा हो रहा है, वेदर अलोन, मतलब भले ही वो वेस्ट कचरा अकेले हो या फिर वो किसी बाकी कचरों के साथ मिल के कॉन्टैक्ट में आके वो खतरा पहुंचाए, तो उस चीज़ को हम हजार्डियस वेस्ट में गिनते हैं। गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि इस तरीके के वेस्ट को मैनेज कैसे किया जाएगा। नंबर 1, रूल रिगार्डिंग मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इम्पोर्ट ऑफ हजार्डियस केमिकल एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट। पहले नियम क्या बनाया गया कि मैन्युफैक्चर्ड, स्टोरेज मतलब मैन्युफैक्चर मतलब बनाना, बना हुआ, स्टोरेज मतलब कहीं स्टोर करके रखना, इम्पोर्ट मतलब बाहर से मंगाना। तो जब हम कोई बहुत ही
हजार्डियस खतरनाक केमिकल मंगवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं या विदेश से मंगा रहे हैं, तो उसको लेके रूल्स बनाए गए हैं। दूसरा, प्रॉपर डिस्पोजल, सेग्रेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फेक्शियस वेस्ट। साथ ही साथ इस तरीके का वेस्ट कचरा जो कि आपका इन्फेक्शियस है, जिससे मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, उसको कैसे डिस्पोज करना है, कैसे ख़त्म करना है, कैसे उसका सेग्रेशन मतलब अलग करना, कैसे उसको अलग करना है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इसके लिए भी नियम बने हुए हैं। नंबर थर्ड, इनेबलिंग द म्यूनसिपैलिटी टू डिस्पोज द म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट इन अ साइंटिफिक मैनर। कुछ नियम ये भी बनाए गए हैं कि म्यूनसिपैलिटी जो कि कचरा उठाती है, वो कुछ सॉलिड वेस्ट को, मतलब जो आपका ठोस कचरा होता है जो कि म्यूनसिपैलिटी उठाती है, डिस्पोज करती है, तो उसको एक साइंटिफिक तरीके से, एक साइंटिफिक मैनर में उस कचरे को ख़त्म किया जाए। व्हीकल इमिशन नॉर्म। व्हीकल मीन्स आपका जो गाड़ियाँ होती हैं, इमिशन मतलब जो धुआं निकल रहा है। व्हीकल पोल्यूशन इज़ एन इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू द एनवायरनमेंट। तो व्हीकल पोल्यूशन का मतलब है कि जो भी हार्मफुल खतरनाक मटेरियल जो कि आपका इन्वायरमेंट में आ रहा है, घुल रहा है मोटर व्हीकल के द्वारा, इन्हीं मटेरियल्स को हम पोल्यूटेंट के नाम से जानते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए और लोगों की हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। कुछ पोल्यूटेंट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड। पहला इमिशन नॉर्म मतलब जो धुआं निकल रहा है गाड़ियों से, उसको लेके जो लॉ बना वो 1991 में बना पेट्रोल के लिए। 1992 में बना डीजल की, जो व्हीकल गाड़ियाँ होती हैं जो यूज़ करती हैं डीजल, उनके लिए। और ये स्टैंडर्ड्स बनाने वाले, ये इमिशन स्टैंडर्ड की मतलब धुआं गाड़ियों से जो निकल रहा है, वो कौन बनाता है? भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड। ये आपका तय करता है कि किस गाड़ी से एक नियम बना लेता है कि हाँ, किस गाड़ी से कितना धुआं हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं। इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट, जो कि सरकार के अंडर आता है। टू रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट फ्रॉम मोटर व्हीकल। इसे क्यों बनाया गया? ताकि जो मोटर व्हीकल में से जो एयर पोल्यूटेंट, जो खतरनाक आपके पोल्यूटेंट एयर जो हवा में घुल जाते हैं और मोटर व्हीकल से निकलते हैं, उसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट कर लिया जाए। ये जो स्टैंडर्ड हैं, कहाँ से आपके बेस्ड हैं, मतलब कहाँ से हमने कुछ तो कहीं से मतलब लिया है, सीखा होगा और इसको अडॉप्ट कर लिया। वो अडॉप्ट किया है यूरोपियन रेगुलेशन से, जो कि पहली बार 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। Progressively stringent norms have been rolled out since then. All new vehicle manufactured after the implementation of norm have to be compliant with the regulation. तो जो भी नए नए व्हीकल बन रहे हैं, जो भी आपके वाहन बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं, तो उनको ये सारे नॉर्म्स को मानना होगा और वो सारे रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। In 13 major cities, Bharat Stage 4 emission norm has been in place since April 2010. 2010 तक आते आते 13 बड़े बड़े शहरों में ये आपका जो एक्ट बनाया गया था, भारत स्टेज 4 एमिशन नॉर्म, ये जो एक्ट बनाया गया था, नियम, ये लागू करवाया गया और पूरे कंट्री में, पूरे भारत में 2017 तक लागू करवा दिया गया। 2016 में भारतीय गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जो हमारा देश है वो भारत स्टैंडर्ड 5 को स्किप करेगा और उसकी जगह पे भारत स्टैंडर्ड 6 जो नियम है, जो कि 2020 में आया, उसको क्या करेगा? अडॉप्ट करेगा। गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि बहुत सारी इको फ्रेंडली कार्स को हमारे देश में लागू करवाया जाए, चलवाया जाए, जो कि हमारे पर्यावरण को जिससे नुकसान ना पहुंचे, जैसे सीएनजी गैस हो गई, हाइब्रिड व्हीकल्स हो गए। हाइब्रिड व्हीकल्स का मतलब होता है कि ये इसमें 2 से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करना, इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स हो गए, तो इन सबको भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है यूज़ किया जाए। गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी बनाई हैं, जैसे कि फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया फेज 2, ताकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। मेन ऑब्जेक्टिव इस स्कीम का यही था कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके और लोग बाय द वे ऑफ ऑफरिंग द अपफ्रंट इंसेंटिव ऑन द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इस तरीके के मतलब नियम बनाए जा रहे हैं अट्रैक्टिव, कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज करें। नेक्स्ट टॉपिक, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। National Green Tribunal Act 2010 has been enacted
with the objective to provide for the establishment of National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to um environmental protection and conservation of forest and other natural resources. तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य ये था कि एक तरीके से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को बचाना और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना, ये इसका उद्देश्य था। इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब इफेक्टिव मतलब तुरंत होना, और एक्सपीडिशियस का मतलब होता है एक तरीके का जैसे अभियान चलाना कि हमें प्रोटेक्ट करना है नेचुरल रिसोर्सेज को, हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। और इट विल ऑल्सो यूज फॉर सीकिंग कंपनसेशन फॉर डैमेजेस कॉज टू पीपल और प्रॉपर्टी ड्यू टू द वायलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल लॉ। साथ ही साथ ये भी देखेगा आपका एक्ट कि जिन लोगों को डैमेज हुआ है, नुकसान पहुंचा है, या जिन लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है किस वजह से, जो इन्वायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं, अगर किसी ने उसका उल्लंघन किया है, उसको वायलेट किया है, उसको तोड़ा है, तो जो लोगों को नुकसान पहुंचा है, जो प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है, तो उसके लिए लोगों को कंपनसेशन, मुआवजा मिले। एनजीटी हैज़ रिसेंटली बैंड द बर्निंग ऑफ स्टबल बाय फार्मर्स विच कॉजेज एयर पोल्यूशन। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट ने ये एक बैंड लगा रखा है, बैंड मतलब रोक लगा रखी है कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो किसी भी तरीके से जो स्टेबल होता है, मतलब जो खेती करने के बाद जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो भूसी बचती है, उसको जलाएंगे नहीं, बर्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। Now, students, we will do the exercises part. Number one, fill in the blanks. Number one, government perform different role in an economy. Number two, minimum wages act specify the minimum wages to the given to the worker. Number three, many private business and companies tend to exploit people. Number four, most workers in India work in the vast informal sector. Number five, foreign companies set up production in India to save cost and earn higher profit. Exercise number two, write true and false. Number one, Government of India has the foremost object of social justice. True. Number two, the government has made no law to control the unfair practice in private sector. False. Number three, the ICI mark is the certification mark for industrial product in India. True. Number four, in 1984 there are many laws to protect the environment in India. False. Number five, the Indian government planned to promote eco-friendly car in the country. True. Students, you have to fill up the exercises in the book and the chapter is over. Thank you.